नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की खेल सुर्खियों पर। आईपीएल क्रिकेट में पुणे में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। थॉमस कप के फाइनल में कल भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम इतिहास रचने के लिए फाइनल में इंडोनेशिया का सामना करेगी। ब्राजील में चल रहे 24वें डेफलिम्पिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक सेमीफाइनल में पहुंचे। और खेल खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं आईपीएल क्रिकेट से। आईपीएल में आज पुणे में अब से कुछ देर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स 12 में से 5 मैच में जीत हासिल कर 10 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। वहीं हैदराबाद 11 मैच में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर 7वें स्थान पर है। हैदराबाद को प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए अब सभी तीनों मैचों को जीतना जरूरी हो गया है। वहीं केकेआर के लिए राह आसान नहीं है और वो लगभग बाहर होने के कगार पर है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 15 का लीग मुकाबला आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, जहां से हर जीत हार टीम की किस्मत तय करेगी। अब से कुछ देर बाद पुणे के एमसीए मैदान पर जब सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता की टीम आमने सामने होंगी तो दोनों टीमों की किस्मत दांव पर लगी होगी। हैदराबाद की जीत जहां उसे प्लेऑफ की रेस में और नजदीक ले जाएगी, तो वहीं कोलकाता की हार उसे आईपीएल से बाहर कर देगी। वर्तमान में दोनों टीमों के पास 10-10 अंक हैं, लेकिन हैदराबाद के लिए अच्छी बात ये है कि उसने कोलकाता से 1 मैच कम खेला है। कोलकाता जहां 12 मैचों में 5 जीत के साथ 8वें स्थान पर है, तो वहीं हैदराबाद की टीम 11 मैचों में 5 जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन पिछले 4 मैचों से टीम का प्रदर्शन लगातार नीचे आया है और उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम के लिए दोबारा जीत की पटरी पर लौटना आसान नहीं होगा। इस सीजन में जब दोनों टीमें पहली बार आपस में टकराई थी, तो मुकाबला हैदराबाद ने आसानी से अपने पक्ष में किया था। उस मैच में कोलकाता ने 175 रन बनाए थे, जिसे हैदराबाद ने 13 गेंद पहले केवल 3 विकेट खोकर हासिल किया था। कोलकाता टीम अगर यहां से अपने बाकी बचे दोनों मैच जीत भी लेती है, तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना कम ही है, जबकि हैदराबाद अगर बाकी बचे सभी मैच जीत लेती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे और उसे प्लेऑफ के लिए दूसरी टीमों के परिणाम का इंतजार करना होगा। कोलकाता दोनों मुकाबले जीतकर भी 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए नाकाफी है। कोलकाता के खिलाफ मैच के बाद टीम के बाकी बचे 2 मैच मुंबई और पंजाब किंग्स से होंगे। मुंबई के लिए ये सीजन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पंजाब और हैदराबाद के बीच होने वाली जंग दोनों टीमों का भाग्य तय कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, आज का दिन किस टीम के नाम रहता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और अपने 100वें आईपीएल मैच में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कमिंस के चोटिल होने के कारण उमेश यादव की टीम में वापसी हुई है। साथ ही शेल्डन जैक्सन की जगह सैम बिलिंग्स को एकादश में शामिल किया गया है। केन विलियमसन ने बताया कि वो भी पहले हालांकि बल्लेबाजी करना चाहते थे। और यहां पर सनराइजर्स की अगर हम बात करें तो वहां से खबर यह है कि नटराजन और वाशिंगटन सुंदर फिट हो चुके हैं और एकादश में वो अपना स्थान लेंगे। साथ ही मार्को यानसन को एक और मौका दिया गया है, तो थोड़ा सा ये टीम में बदलाव किया गया है। और रणवीर, आप शुरू से आईपीएल में पूरी नजरें जमाए हुए हैं और कई वर्षों से इसको कवर करते आए हैं, क्या कुछ लग रहा है आज के मैच में क्या होने वाला है? देखो, आज का मैच जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद अगर बचे हुए अपने मैचेस जीतती है तो कुछ चांस बन सकता है, अगर टॉप पे जो 4 टीमें उनमें से कोई ऊपर नीचे होती है। लेकिन जहां तक केकेआर की बात है, वो तो तकरीबन रेस से बाहर हो चुकी है प्लेऑफ के और 2 बार की चैंपियन टीम है। खास बात इस सीजन की ये रही है कि जो 5 बार की चैंपियन टीम है वो 10वें नंबर पे है, 4 बार की चैंपियन टीम सीएसके वो 9वें नंबर पे है
और केकेआर 8वें नंबर पे है। तो ये जितनी विनर्स हैं पिछले, वो सब नीचे लगे हुए हैं, जो जितने बार का वो सबसे नीचे। जहां तक हैदराबाद की बात है, हैदराबाद 7th प्लेस पे अगर कुछ कर पाती है तो ऊपर आ पाएगी। लेकिन इस बार चूंकि आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की गई थी और दोनों ही टीमें कमाल का परफॉर्मेंस दे रही हैं। दोनों ही टीमें, गुजरात टाइटंस की बात करें तो 1st नंबर पे है, लखनऊ जॉयंट्स की बात करें तो 2nd नंबर पे है। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत सालों के बाद बहुत अच्छी टीम बनाई और मैं बराबर ऑक्शन के बाद से ये बात कह रहा था कि राजस्थान इस बार कुछ कमाल करेगी, तो वो बिल्कुल प्लेऑफ में तकरीबन जाने की तैयारी में है। उसके बाद आरसीबी का नंबर है। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो प्लेऑफ मुकाबले भी धीरे धीरे तय होने शुरू हो गए हैं और अगर हम देखें तो आज की पिच के बारे में बात करें तो अभी ताजी और हरी घास है पिच पर, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और बल्लेबाजों को थोड़ा फेवर करेगी। और अगर कोलकाता की विपक्षी टीम हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये सीजन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। लगातार 5 मैच जीतकर टॉप 4 में विराजमान इस टीम ने लगातार 4 मैच हारे हैं और अब यहां से हर मैच उनके लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा। जिस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरे कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कोच हैं डेविड हसी ने कहा है कि उमेश यादव ने मैच से एक दिन पहले अभ्यास किया था और वो खेलते हुए दिख सकते हैं। तो आज का ये मैच बहुत ही अहम हो जाता है और अगर देखें तो केकेआर के लिए भी राह आसान नहीं है और जहां की और अगर हैदराबाद की बात करें तो 3 मैच जो हैं वो तीनों के तीनों ही इन्हें जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बिल्कुल, केकेआर तो तकरीबन प्लेऑफ से बाहर हो गई है। जी बिल्कुल। तो ये तो है इसका लेखा जोखा आज के मैच का। और अब से कुछ ही देर के बाद यानी अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:27 और 5 सेकंड हुए हैं और 7:30 बजे ये मैच शुरू होने वाला है। तो सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें जो हैं वो इस मैच पर लगी हुई हैं और चूंकि जैसा कि सनराइजर्स की ओर से नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर वो फिट हो चुके हैं, अपना एकादश में स्थान लेने वाले हैं और मार्को यानसन आज आने वाले हैं। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आज के इस मैच में किस टीम के नाम ये दिन रहता है और क्या कुछ होता है। बैंकॉक में चल रहे थॉमस कप के फाइनल में पहुंचकर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। कल फाइनल में भारत का सामना इंडोनेशिया से होगा। एचएस प्रणॉय ने निर्णायक 5वें मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए रोमांचक सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से हराकर थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम 1979 के बाद से कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन उसने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2016 के चैंपियन डेनमार्क को हरा दिया। विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की 8वें नंबर की डबल्स जोड़ी ने भारत को फाइनल की दौड़ में बनाए रखा, लेकिन 2-2 की बराबरी के बाद एचएस प्रणॉय ने टीम को इतिहास रचने में मदद की। दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी रासमस गेमके के खिलाफ प्रणॉय को कोर्ट पर फिसलने के कारण टखने में चोट भी लगी, लेकिन प्रणॉय ने मेडिकल टाइम आउट लेने के बाद मुकाबला जारी रखा और 13-21, 21-9, 21-12 से जीत दर्ज कर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। भारतीय टीम का ये शानदार प्रदर्शन रहा, जिसने गुरुवार को 5 बार की चैंपियन मलेशिया को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाकर 43 साल के इंतजार को खत्म किया था। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन हालांकि अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके और विक्टर एक्सेलसेन से 13-21, 13-21 से हार गए, जिससे डेनमार्क ने 1-0 की बढ़त बनाई। रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहले डबल्स मुकाबले में जीत हासिल की। भारतीय जोड़ी ने दूसरे मैच में किम अस्ट्रूप और माथियास क्रिस्टेनसेन को 21-18, 21-23, 22-20 से हराकर भारत को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। फिर दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने दुनिया के 3रे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन को 21-18, 12-21, 21-15 से हराकर 2-1 की बढ़त दिलाई।
भारत के कृष्णा प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की दूसरी डबल्स जोड़ी को एंडर्स कारूप रासमुसेन और फ्रेडरिक सोगार्ड से 14-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। पर अनुभवी भारतीय प्रणॉय ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। इससे पहले भारतीय टीम ने 43 साल बाद टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने का करिश्मा किया था। इससे पहले 1979 में टीम अंतिम बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ही भारतीय टीम का मेडल भी पक्का हो गया। उसने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 3-2 से हराया था। उम्मीद है कि कल भारत इंडोनेशिया को हराकर जीत की एक नई इबारत लिखने को तैयार होगा। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, जिस तरीके से भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कल पहली बार थॉमस कप के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया, और रिपोर्ट हमने पहले हालांकि की सुनवा दी है अपने श्रोताओं को, और भारत ने रोमांचक मुकाबले में डेनमार्क को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम 1979 के बाद से कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन उसने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2016 के चैंपियन को हराया। फाइनल मुकाबले में कल भारत और इंडोनेशिया होंगे आमने सामने, और क्या कुछ लगता है आपको जिस तरह का ये हमने जो इतिहास रचा है थॉमस कप में, रणवीर बैडमिंटन को बहुत करीब से देखते हैं, क्या कहेंगे आप भारत की इस उपलब्धि पर? सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल उस दौर की यादें ताजा हो गई हैं जब हम नया स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ना शुरू कर चुके थे। और मुझे याद आता है कि प्रकाश पादुकोण उस टाइम भारत के तो चढ़े हुए प्लेयर थे ही, वर्ल्ड के भी चढ़े हुए प्लेयर थे, और डेनमार्क की टीम ने सेमीफाइनल में भारत को हराया था, प्रकाश पादुकोण एंड कंपनी जो टीम थी इंडिया की। इस बार डेनमार्क को हरा करके भारत फाइनल में पहुंचा है। वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान की बैडमिंटन के लिए। और कल जैसा भी मैच होता, हालांकि हम ये हमेशा ही कहते हैं कि जो नॉकआउट मैचेस होते हैं और फाइनल मुकाबला है, उसमें होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंडोनेशिया की टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। बिल्कुल पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय टीम भी इस समय पूरे जोश से भरी हुई है और उस पलड़े को अपने ओर करने की कोशिश करेगी। और कल जिस तरीके से एचएस प्रणॉय ने निर्णायक जो 5वें मैच में जो अपना शानदार प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने इसके अलावा किदाम्बी श्रीकांत की बात करनी होगी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी की बात करनी होगी। और जिस तरह से ये सारी लोगों ने भारत को आगे बढ़ने में जो है, जो इतिहास रचने में जो इन्होंने जिस तरह का खेल का प्रदर्शन किया है, आज उसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हिंदुस्तान के उभरते हुए जो बैडमिंटन स्टार हैं, लक्ष्य सेन, वो जनवरी से लेकर अभी तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे पिछले टूर्नामेंट्स में, और उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। लेकिन कल जब मुकाबला शुरू हुआ तो सबसे पहले लक्ष्य सेन का मुकाबला था, और लक्ष्य सेन पराजित हो गए अपने मुकाबले में। तो उसके बाद ये स्थितियां इस तरह की आ गई कि एचएस प्रणॉय के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी कि अगर वो मैच जीते हैं तो भारत जो है फाइनल में पहुंचेगा, वरना आउट हो जाएगा। तो एचएस प्रणॉय पे जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी अपने ऊपर लिया और उसी तरह का परफॉर्मेंस देते हुए भारत को फाइनल में तो पहुंचाया ही, इतिहास भी रच दिया। ये बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल। और श्रीकांत ने जिस तरह से दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन को 21-18, 12-21, 21-15 से हराया। हालांकि सेकंड सेट जो है वो गेम वो हार गए थे, लेकिन फिर भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो इस वजह से भारत जो है ये इतिहास रच पाया। बिल्कुल। तो ये तो बात थी बैडमिंटन की। और कल हम सब की निगाहें लगी होंगी भारत और इंडोनेशिया के मैच पर, जिसमें भारत एक नई इबारत लिखने बैडमिंटन की दुनिया में जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। ब्राजील में चल रहे 24वें डेफलिम्पिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। यूक्रेन 6 स्वर्ण के साथ पहले और कोरिया 2 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत पहली बार डेफलिम्पिक्स में निशानेबाजी में हिस्सा ले रहा है। और अगर हम देखें तो जिस तरह का फर्स्ट टाइम जो है शूटिंग में हमने हिस्सा लिया है डेफलिम्पिक्स में, और भारत ने इसके साथ ही 3 स्वर्ण जो है वो अपने खाते में डाले हैं, दूसरे स्थान पर निशानेबाजी में रहा है। किस तरीके से आप भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन रणबीर देखते हैं?
देखिए, इंटरनेशनल फोरम में कहीं भी भारतीय शूटिंग टीम जाती है, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे डेफ ओलंपिक्स हो, चाहे पैरालंपिक्स हो, हर स्टेज में, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, हर जगह हिंदुस्तान के शूटर्स ने इतनी धाक जमा ली है कि सामने जो दूसरे शूटर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज के, वो थोड़ा सा नोटिस तो करते हैं। जहां तक डेफ ओलंपिक्स की बात है, इसमें 65 मेंबर्स का जो कंटिजेंट हिंदुस्तान का गया था, उसमें से 10 शूटर्स थे और पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ 5 मेडल लेते हुए शूटिंग की जो ओवरऑल मेडल टैली, इसमें दूसरा स्थान हासिल किया। लेकिन यहाँ तारीफ यूक्रेन की भी करनी होगी कि जिस तरह से वो रूस के साथ युद्ध में लगातार चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसके बाद उनके शूटर्स ने इस तरह का परफॉर्मेंस देते हुए 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 12 मेडल लेते हुए पहला स्थान हासिल किया। कोरिया तीसरे नंबर पे है, मेडल उसके भी 12 हैं, लेकिन चूंकि गोल्ड कम है, 2 गोल्ड है, इसलिए वो तीसरे नंबर पे है। उसके बाद जर्मनी, चाइनीज ताइपे और हंगरी का नाम आता है। तो हिंदुस्तान ने डेफ ओलंपिक्स में भी अपना डंका तो बजवा दिया है। बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत तालिका में कुल 7 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर है। और इसके साथ ही शूटिंग से एक खबर और है, भारतीय निशानेबाजों ने कल जूनियर विश्व कप में महिला व पुरुष एयर राइफल और पिस्टल टीम स्पर्धाओं में 4 और स्वर्ण पदक जीते। इससे उसके 8 स्वर्ण और 6 रजत सहित कुल मिलाकर 14 पदक हो गए हैं। रुद्रांश पाटिल, पार्थ मखीजा और उमा महेश की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में स्पेन को 16-8 से हराकर कल पहला, अगर हम देखें तो पीला तमगा दिलाया। महिलाओं में मनु भाकर, पलक और ईशा सिंह की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जॉर्जिया को इसी अंतर से हराया। एयर राइफल टीम स्पर्धा में आर्या, जीना खिट्टा और रमिता ने कोरिया को 17-9 से हराया। सौरभ चौधरी, शिवा और सरबजोत सिंह ने एयर पिस्टल टीम में उज्बेकिस्तान को 17-9 से हराया। तो हमारे शूटर्स जो हैं कमाल पे कमाल कर रहे हैं। बस 2 ओलंपिक से थोड़ा पिछड़े हुए हैं, चाहे रियो की बात हो, चाहे टोक्यो की बात हो, लेकिन जिस तरह का वर्ल्ड लेवल पे हर स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो शूटिंग तो बहुत ग्रो कर रही है। और चूंकि ये जूनियर वर्ल्ड कप है, आप देखिए जिस तरह से धमाकेदार परफॉर्मेंस है हिंदुस्तान का, उसमें आज आपने बताया 14 मेडल टोटल है, आज 2 मेडल और जोड़ गए हैं। पुरुषों की, जूनियर पुरुषों की जो ट्रैप टीम है और जूनियर महिलाओं की जो ट्रैप टीम है, दोनों में टीमों ने सिल्वर मेडल लिए, तो टोटल अब 16 मेडल हो गए। और जिस तरह का परफॉर्मेंस हर फोरम में कर रहे हैं, हर स्टेज पे कर रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है और बहुत खुशी होती है। और अब बात करते हैं हॉकी की। झारखंड ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गोवा में हुए पहले सेमीफाइनल में आज झारखंड ने ओडिशा को शूटआउट में 3-1 से पराजित किया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। तो इस तरह से 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में अब झारखंड ने प्रवेश कर लिया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर सीनियर, अगर महिला चैंपियनशिप की हम बात करें, भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने महाराष्ट्र को 4 के मुकाबले 5 और हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। कर्नाटक ने पंजाब को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सभी मैचों का फैसला शूट आउट के जरिए हुआ। और इस बीच एक खबर और आई है, चीन में कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर खेल इवेंट्स प्रभावित होने लगे हैं। पहले एशियन गेम्स को स्थगित कर दिया गया, इसके बाद 2 डायमंड लीग ट्रैक प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया गया था। अब कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चीन ने अगले साल AFC एशियाई कप फाइनल चरण की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने कहा कि चीन के फुटबॉल संघ ने उसे आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है कि वो अगले साल महाद्वीपीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर पाएगा। चीन को जून 2019 में पेरिस में FC की बैठक के बाद 2023 AFC एशियाई कप की मेजबान के रूप में नामित किया गया था। इस 24 टीमों की प्रतियोगिता को अगले साल 16 जून से 16 जुलाई तक चीन के 10 शहरों में खेला जाना था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चीन में कोविड के कारण बड़ी सारी प्रतियोगिताएं रद्द हुई हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से पहले ये हुआ था कि कोरोना बिल्कुल शांत होता जा रहा है, लेकिन दोबारा से हिंदुस्तान में भी अब मामले बढ़ने शुरू हुए हैं।
जी, और इसके पहले अगर हम देखें तो 19वें एशियन गेम्स को अनिश्चितकाल के लिए चीन में स्थगित कर दिया गया था। तो अब जो नई तारीखों का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणबीर, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया बंधु। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।